Hello dear students, प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू अ फैक्टर चैप्टर 7 के वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आपने लेसन को या चैप्टर को बुक से ज़रूर ही पढ़ लिया होगा और निश्चय ही आपको चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। अब हम अपने इस पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ नियम, वेरिएबल मतलब चेंजेबल, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर के साथ जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स की ज़्यादा यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे तो एक लेवल तक हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, परंतु एक ऐसा समय जरूर आएगा जब प्रोडक्शन स्थिर होकर घटना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारी मशीन की कैपेसिटी 1000 यूनिट बनाने की है। पहले हम 1 लेबर को यूज़ करके 100 यूनिट बना रहे थे, फिर हमने 2 लेबर को यूज़ करके 200 यूनिट बनाया, फिर इसी तरह से हम लेबर बढ़ाते गए, प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। एक समय में ऐसा आ गया कि जब मशीन की पूरी जो कैपेसिटी है उससे प्रोडक्शन कम उतना हो गया। मान लीजिए 10 लेबर लगाने के बाद हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब उसके आगे मशीन की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी हमने अपने लेबर्स को और बढ़ाया कि शायद और प्रोडक्शन बढ़ जाए, और कॉम्बिनेशंस बनाए कि प्रोडक्शन और बढ़ जाए। लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो हमने देखा कि पहले 1000 यूनिट ही रहा, फिर उसके बाद वो रिड्यूस होने लगा। तो यही बताता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको आप फिर से ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़िए। इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, marginal product of variable factor may initially rise, but eventually a situation must come when marginal product of variable factor starts decline. In fact, a stage may come when MP becomes zero, implying that total output stops increasing, or even negative, implying that total output starts decline. इसको हम अपने फिगर के जरिए समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये टेबल सबसे पहले आप अपनी कॉपी में बना, ये टेबल आपने अपनी कॉपी में बना लिए और ये फिगर भी आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। टेबल और फिगर बनाने के बाद अब हम इसे समझना शुरू करते हैं। तो अपने टेबल को आप ध्यान से देखिए, इसमें यूनिट्स दिखाई गई हैं। यूनिट ऑफ लैंड कांस्टेंट है, वन है। मान लीजिए 1 हेक्टेयर है या जितना भी है, 1 यूनिट है लैंड की, इसलिए उसको हमने हर जगह 1 दिखाया। ये फिक्स्ड फैक्टर है। लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, इसलिए वो चेंज हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। यूनिट्स ऑफ लेबर को देखा आपने ध्यान से, एक बार और देख लीजिए। टोटल प्रोडक्ट जब हमने 1 यूनिट लगाया था लेबर का और 1 यूनिट लगाया था लैंड का, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट था 2 का। अब यूनिट ऑफ लैंड तो उतना ही है, लेकिन यूनिट ऑफ लेबर को हमने 2 कर दिया, बढ़ा दिया 1, तो 5 हो गया। फिर एक और यूनिट बढ़ाया तो 9 हो गया। फिर एक और यूनिट बढ़ाया तो 12 हो गया। फिर एक और यूनिट बढ़ाया तो 14 हो गया। फिर एक और यूनिट बढ़ाया तो 15 हो गया। फिर एक और यूनिट बढ़ाया तो भी 15 रहा। फिर एक और यूनिट बढ़ाया तो 14 हो गया। लैंड कांस्टेंट है, हर जगह 1 ही है। लेबर वेरिएबल है, एक एक यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं और चेंज को देखते जा रहे हैं। तो टोटल में से हम नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते हैं। 2 से ऊपर कुछ नहीं है, 0 माइनस किया तो मार्जिनल प्रोडक्ट 2 आ गया। 5 से ऊपर 2 है तो 5 माइनस 2 किया तो 3 आ गया। 9 माइनस 5 किया तो 4 आ गया। 12 माइनस 9 किया तो 3 आ गया। 14 माइनस 12 किया तो 2 आ गया। 15 माइनस 14 किया तो 1 आ गया। 15 माइनस 15 किया तो 0 आ गया। 14 माइनस 15 किया तो -1 आ गया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट वाली लाइन को आप ध्यान से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। 2, 3, 4 लगातार प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है,
तो इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग एमपी, इम्प्लाइंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी फैक्टर्स हमें इंक्रीजिंग मिल रहे हैं और रिटर्न्स का मतलब है यहाँ पर आउटपुट। तो इंक्रीजिंग आउटपुट मिल रहा है किसका? फैक्टर्स का। जो वेरिएबल फैक्टर है उसका हमें इंक्रीजिंग आउटपुट मिल रहा है। रिटर्न का मतलब कुछ वापसी से मतलब नहीं है, यहाँ पे आउटपुट से मतलब है। अब आप आइए 4 के बाद नेक्स्ट लेवल पे आप गए नहीं, घट गया, 3 हो गया, फिर आप आगे नहीं गए, 2 हो गया, फिर आप आगे नहीं गए, 1 हो गया, फिर आप आगे नहीं गए, 0 हो गया। तो ये क्या टेंडेंसी दिखा रहा है? ये दिखा रहा है घटने की टेंडेंसी। तो इसको हम बोलेंगे डिमिनिशिंग। तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहलाता है, यानी डिमिनिशिंग आउटपुट टू अ फैक्टर। रिटर्न्स का मतलब है आउटपुट। अब 0 के बाद ये निगेटिव हो गया, तो इसे हम कहेंगे निगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मैंने आपको क्या बताया रिटर्न्स का मतलब, मुझे बताएंगे आप? बताइए। ये इम्पोर्टेंट नोट भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये यू मस्ट नोट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एज दिस। सिंपल है, जो हमने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे समझेंगे। अब आपने जो अपनी कॉपी में फिगर बना लिया है, अगर नहीं बनाए हैं तो अभी भी वीडियो को पॉज करके बनाइए, हम इस फिगर को इलस्ट्रेट करेंगे, समझेंगे। देखिए, स्टेज 1 वो होती है जब तक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर प्रोडक्शन बढ़ने की रफ्तार घट जाती है, धीमी रफ्तार से वो बढ़ता है और टी पर जाके मैक्सिमम हो जाता है, और फिर स्टेज 3 में वो घटने लगता है और घटते घटते एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर हमने 2 फिगर सेम ग्राफ सेम स्केल पर ऊपर और नीचे बनाए हैं। सेम ग्राफ पर, सेम स्केल पर, सेम चीज़ें लेकर हमें बनाना है। एक जगह हमने टोटल प्रोडक्ट के साथ ग्राफ बनाया है और ठीक उसके नीचे इसी टेबल के लिए, जो ऊपर ये टेबल बना था, इसमें हमने टोटल प्रोडक्ट के साथ पहले एक ग्राफ, मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ ग्राफ बनाया। सेम एक के नीचे एक बनाना है, टेबल भी वही है, वैल्यूज़ भी वही है, सिर्फ एक जगह हमने टोटल प्रोडक्ट लिया है ओ वाई एक्सिस पर, दूसरे में हमने लिया है मार्जिनल प्रोडक्ट। ओ एक्स लेवल पर कोई चेंज नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे जब के बढ़ रहा था या प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ। ये हमने एक डॉटेड लाइन बनाई है जो आपको ये दिखाएगा कि क्या क्या चेंज आया। तो ये इसके 3 हिस्से हो गए हैं। एक कहलाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा कहलाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और तीसरे में जब हम नीचे आने लगते हैं, घटने लगता है, तो उसको हम निगेटिव रिटर्न्स कहते हैं। ये 2 फिगर का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका किसके साथ? टोटल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क पड़ा मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ। इस चीज़ को यहाँ पर समझाया और दिखाया गया है। स्टेज 1 इज बिटवीन 0 O to K on the curve TP. In this zone, MP is increasing and TP total product is increasing at an increasing rate, बढ़ रहा है increasing rate से। Stage 2 K to T, in this zone MP is decreasing and TP is increasing at decreasing rate, घटती हुई दर से बढ़ रहा है, बढ़ता तो है लेकिन दर जो है बढ़ने की वो घटती हुई दर से है, और उसके बाद फिर ये निगेटिव हो जाता है। इस चीज़ को आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे और ऊपर फिगर में देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, और ये सारे चारों पॉइंट आपको लर्न भी करने हैं। आपने क्या समझे वही यहाँ पर जो फिगर है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो अभी हमने आपको बताया। अब हम आ रहे हैं कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। होता क्या है, इसका क्या कारण? रिटर्न्स टू फैक्टर occurs because of the following factors. In the initial stage, fixed factors such as machine remains underutilized. अगर वो underutilized है, मैंने आपको एग्जाम्पल
बताया था कि हमारी मशीन 1000 यूनिट्स बना सकती है। पहले हमने केवल 1 लेबर लगाकर 100 यूनिट का प्रोडक्शन लिया था। तो ये कहलाता है अंडर यूटिलाइजेशन। इट्स फुलर यूटिलाइजेशन कॉल्स फॉर द ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स लेबर। हम जब तक लेबर बढ़ाते जाएंगे और जब तक मशीन की पूरी फुलर कैपेसिटी नहीं आ जाती तब तक तो वो बढ़ेगा। तो ये एक कारण हुआ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर का। फिर हुआ डिवीज़न ऑफ लेबर इंक्रीजेस इन एफिशिएंसी। अब हम अपने काम को थोड़ा डिवीज़न कर देंगे लेबर्स का, एक आदमी से एक तरह का काम, दूसरे से दूसरे तरह का काम, तीसरे से तीसरे तरह का काम करेंगे, लेबर का बढ़िया यूटिलाइजेशन करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये 2 कारण अभी हमने देखे जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। अब हमने जो लेबर हैं और जो मशीन है इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन बना दिया तो भी हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसके बाद कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं होता जिससे कि आपका उत्पादन और बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास आ जाते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जो 3 पॉसिबल कारण थे उससे हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर पढ़ा था। अब जा रहे हैं कॉजेस ऑफ डिमिनिशिंग आउटपुट टू अ फैक्टर। अब ये डिमिनिशिंग क्यों होगा? क्योंकि फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर्स इज principal cause behind the law of diminishing return. As more and more units of variable factors are combined with the fixed factor, the latter gets excessively utilized. It suffers greater wear and tear and loss its efficiency, hence the diminishing returns. अगर आपने बहुत सारे लेबर्स को भी लगा दिया और मशीन को अपनी पूरी क्षमता से आप 24 घंटे चला रहे हैं विदाउट रेस्ट, तो उसमें वियर एंड टीयर एंड की प्रॉब्लम आ सकती है, मशीन में टूट फूट हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए कॉज ऑफ डिमिनिशिंग फैक्टर है ये। फिर आता है इम्परफेक्ट फैक्टर सस्टेनेबिलिटी। ये भी एक बड़ा कारण है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। अब जो एक लेबर को हटाकर हमने दूसरे लेबर को लगाया, एक एफिशिएंट था मशीन में काम करने के लिए, दूसरा इनएफिशिएंट था, तीसरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास इस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। फिर पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मशीन लेबर और मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो उससे भी हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है। अब ये जो लॉ था हमने आपको पहले भी बताया कि कोई भी लॉ के पीछे सर्टेन, इसमें इन्होंने ये मान रखा था कि रेशो इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज, वो बदले जा सकते हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट, ये माना है, ऐसा होता नहीं है। एंड इंक्रीज्ड वन बाय वन, thus the law of diminishing returns sets is not because later units of the variable factors are less efficient than the former one. It sets because that the ideal factor ratio is disturbed or because the ability of the fixed factor like machine reduce per unit of the variable factor. State of technology does not change, टेक्नोलॉजी भी नहीं बदलती, ये सब हमारे अजम्पशन थे। अब ये 3 स्टेजेस हमने आपको अभी फिगर में समझाया था, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ये सिग्निफिकेंस इनका क्या है ये आपसे पढ़ना है, जो बहुत ही सरल है और ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न भी करना पड़ेगा इसे पढ़ने के लिए। वीडियो को पॉज करके 2-3 बार इस पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। अब हम आ रहे हैं शेप्स ऑफ टीपी, एमपी, एपी एंड देयर रिलेशनशिप।
इनके रिलेशनशिप और इनका शेप कैसा होता है। ये एग्जाम्पल वही है जो हमने पीछे देख कर आ रहे थे। अब हमारे पास इन्होंने हेक्टेयर में फिक्स यूनिट दी है लैंड की 111, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल लेबर्स का दिया है 0, 1, 2, 3 से लेकर 8 तक। जब 0 यूनिट हमने आउट लगाई है वेरिएबल फैक्टर की तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जब हमने 1 यूनिट लगाया तो 6, फिर 2 यूनिट में 14, फिर 3 यूनिट में 28, 4 यूनिट में 24, फिर 5 यूनिट में रिड्यूस हो गया 8, 6 यूनिट में 4, 7 यूनिट में 0 और 8 यूनिट में -4। ये एमपी था। और टीपी जो है, मुझे पहले टीपी बताना चाहिए था आपको। टीपी है हमारे पास 0, 6, 20, 48, 72, 80, 84, 84 और 80। जब हम नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो हमें एमपी मिलेगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। 80 माइनस 84 करेंगे तो नीचे से देख रहे हैं हम लोग, -4 मिलेगा। 84 में से 84 करेंगे, सेकेंड लॉस जो है हमारा 0 मिलेगा। फिर उसी तरह से 84 में से 80 को माइनस करेंगे तो थर्ड लॉस जो है हमारा नीचे से 4 मिलेगा, इसी तरह से। और हम टोटल आउटपुट को अगर हम 1, 2, 3 लेबर की यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। इस टेबल के आधार पर हमें फिगर ड्रॉ करना है। और फिगर ड्रॉ करते समय हमने क्या किया है, एक बार हमने टोटल प्रोडक्ट लिया है टीपी, दूसरी बार हमने लिया है एपी और एमपी। एपी और एमपी को हमने सेम लाइन पर बना दिया है और दो अलग अलग कलर से ग्राफ दिखाए हैं हमने। नीचे वाला जो पोर्शन है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर वो सेम रखा है जो OX लाइन पर। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि इसी टेबल को हमने 3 चीज़ों का ग्राफ बनाया है। एक में हमने एमपी को प्लॉट किया है, एमपी को ड्रॉ किया है, दूसरे को और तीसरे में एक को। तो पहले हमने क्या किया है, टीपी वाला एक ग्राफ बनाया है और नीचे वाले फिगर में हमने क्या किया है, एमपी और एपी दोनों को अलग अलग कलर से एक साथ बना दिया। आपको क्या करना है, सेम ग्राफ में, सेम प्रोपोर्शन में, सेम रीडिंग में, सेम स्केल में आपको ये ग्राफ एक के नीचे एक बनाना है। और बनाने के बाद इसको डॉटेड लाइन से हम लोग रिलेट करेंगे ताकि इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और बनाने के बाद इसको डॉटेड लाइन से रिलेट करेंगे जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। जब आप डॉटेड लाइन से रिलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे, वो ये मिलेंगे कि एमपी इज़ इंक्रीजिंग टिल 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। आप देख लीजिए एमपी जो है वो 3 यूनिट ऑफ लेबर तक बढ़ रहा है, ऊपर जैसा दिखा। अकॉर्डिंगली O to K टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ, बिटवीन 3 to 7 यूनिट ऑफ लेबर एमपी इज डिक्लाइनिंग, घट रहा है। अकॉर्डिंगली K to R टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, घटती रेट से बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता है लेकिन बढ़ने की दर घट जाती है। फिर व्हेन 7 यूनिट्स ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड एमपी इज इक्वल टू 0। 7 यूनिट्स को आप टेबल में भी देखिए और फिगर में भी देखिए, एमपी 0 हो गया। फिर आप बियॉन्ड द 7 यूनिट, 7 यूनिट के बाद आप देखेंगे कि लेबर 7 यूनिट लेबर के बाद एमपी बिकम्स निगेटिव, अब वो घटने लग जाता है और निगेटिव हो जाता है। अकॉर्डिंगली बियॉन्ड आर टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइन, और वो घटने लग जाता है। इन पॉइंट्स को बार बार पढ़ के फिगर में आपको देखना है। फिगर में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे हमने 3 ग्राफ प्लॉट किए हैं लेकिन फिगर 2 बनाए हैं और 2 ग्राफ एक में बनाया है और एक ग्राफ एक में बनाया है। पहला ग्राफ ऊपर वाला जो था वो टीपी का था, नीचे वाला एमपी और एपी का बनाया है और इनको डॉटेड लाइन से जोड़ा है। क्यों जोड़ा है, क्योंकि हम इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्या है, ये कर लिया हमारे जो अभी हमने आपको बताया। क्या क्या देखा हमने ये देखा कि so long MP is increasing, TP is increasing at increasing rate। फिर हमने क्या देखा, when MP start diminishing, TP increases only at diminishing rate, ताकि वो एक समय में घट जाएगा। फिर क्या हुआ,
when equal to 0 there is no addition to TP। फिर फोर्थ नंबर पे हमने देखा when MP is negative TP starts decline। ये यहाँ पर आपको समरी करके दिया गया है, MP is the rate of TP। ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन, ये फिगर के आधार पर ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, इनको देख लिया होगा, आपने रीड कर लिया। आप ऑब्जर्वेशन को एक बार फिर से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके, और इसे लिख भी लें। यहाँ पे जब दिए गए हैं ज्योमेट्री शो द रिलेशनशिप। पहले फिगर में हमने एक तरफ मार्जिनल प्रोडक्ट लिखा है और दूसरी तरफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिखा है। ए फिगर की हम बात कर रहे हैं, ये MP ब्लू लाइन से दिखाया गया है। फिर हमने टोटल प्रोडक्ट बताया है। टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे होते, केवल शेप से आपको बताया जाता है कि जो टेंडेंसी है वो TP की किस तरह की, वो इंक्रीजिंग रेट पर है। स्टीफनेस कर्व इज इंक्रीजिंग। इसके बाद क्या हुआ, बी वाले फिगर पर हम आ गए, जब मार्जिनल प्रोडक्ट MP जो था कांस्टेंट था, मतलब चेंज नहीं हो रहा, सेम वैल्यू भी है और नीचे भी है, तो क्या हुआ कि ये इसका फिगर जो TP था, TP इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। अगर वो एक बढ़ रहा है तो एक ही बढ़ रहा है, या 5 से बढ़ रहा है तो 5 ही बढ़ रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब डिक्लाइन MP हुआ, जब MP घटने लगा, तो उसका रिजल्ट क्या आया टोटल प्रोडक्ट में, टोटल प्रोडक्ट भी कर्व उसका नीचे की तरफ आने लगा, घटने लगा। और फिर जब MP हमारा निगेटिव और 0 हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट भी नीचे की तरफ आने लगा। इस तरह से ये फिगर के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। आप इसे बनाएंगे 2-3-4 बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस समरी को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन प्रोटेक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोटेक्शन फंक्शन क्या होता है, TP की डेफिनेशन, MP की डेफिनेशन, एवरेज की डेफिनेशन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फिर कॉजेस, पोस्टपोनमेंट और 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर लर्न करने हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।